जब भी किसी मामले में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, एफआईआर दर्ज होती है, कई बार जो मामले होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, कई बार नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, या फिर कई बार मामले होते हैं नॉर्मल से 323-24 के, और यहां पर मामला बना दिया जाता है 307 का, जैसा कि मामला हमारे पास भी आया था। बेशक हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कोई मामला हो उसको लेकर सीधा आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे और जाकर क्वेश्चन में चले जाओगे। दोस्तों, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, कई बार आप वीडियोस देखते हैं, कई बार सुनने को मिलता है कि अगर किसी पर कोई मामला दर्ज हुआ, कोई एफआईआर दर्ज हुई, किसी भी केस में किसी व्यक्ति का नाम आया, तो ऐसे मामलों में अक्सर लोग या वकील साहब या कोई भी कानूनी जानकार आपको बोलता है कि आपको जाना चाहिए क्वेश्चनिंग में। तो क्या क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर सभी के लिए है? क्या सभी को क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए? 482 ऑफ सीआरपीसी में प्रोविजन है जहां पर इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, जो आपके केस में दखलंदाजी करते हैं और देखते हैं कि ऐसे में अब मामले को क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं, एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए या नहीं, एफआईआर को खत्म कर देना चाहिए या नहीं। क्या सभी मामलों में हमें क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए? क्या सभी मामलों में हम अगर एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए जाएंगे तो क्या एफआईआर क्वेश्चन होगी? आज क्वेश्चन के बारे में काफी कुछ हद तक डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कौन से मामलों में क्वेश्चन हो सकता है, कौन से मामले में क्वेश्चन नहीं होता। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, होता क्या है कि मामला चाहे कोई भी हो, जब भी किसी मामले में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, एफआईआर दर्ज होती है, कई बार जो मामले होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, कई बार नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर आप दूसरे वर्डों में कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, कुछ मामले होते हैं बेलेबल, कुछ मामले होते हैं नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मामले कौन से हैं? जिनके अंदर जल्दी से आपकी बेल नहीं होगी, मतलब कि थाने से आपकी बेल नहीं होगी, और कुछ मामले हैं कि थाने से ही आपकी बेल हो जाएगी। तो क्या आप दोनों ही मामलों में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं? दोनों ही मामलों में आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी मामले सीरियस नेचर के होते हैं, सीरियस नेचर के मामले कौन से हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं, रेप केस सीरियस नेचर का मामला है, पॉक्सो की हम बात करें, एनडीपीएस की हम लोग बात करें, या बात करें मर्डर जैसे केसेस की, हम बात करें 307 जैसे केसेस की, ऐसे और भी कई सारे मामले होते हैं जिनमें आप अगर क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाओगे तो जल्दी से इंटरफेयर नहीं करता है हाई कोर्ट, जल्दी से मामले को क्वेश्चन करेगा नहीं, या फिर आपके पास इतने ज्यादा कॉन्क्रीट प्रूफ हो कि आप जैसे ही दिखाते हो तो वो एफआईआर नजर नहीं आती है, मतलब कि एफआईआर होनी ही नहीं चाहिए थी। या फिर कई बार मामले होते हैं नॉर्मल से 323-24 के, और यहां पर मामला बना दिया जाता है 307 का, जैसा कि मामला हमारे पास भी आया था। काफी सालों से जो हमने अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस की है, इस प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि कई बार क्वेश्चन के लिए आपको वकील साहब बोलते जरूर हैं, बट उनके पास कोई बहुत स्ट्रांग कोई भी एक डिफेंस होता नहीं है। मतलब किस आधार पर क्वेश्चन पर जा रहे हैं वो बस बोलते हैं, बट वो होती चीज नहीं है। तो आपको देखना है कि किन मामलों में क्वेश्चन होगी, किस में नहीं होगी। ये आप अपने केस को देखकर खुद भी समझ सकते हैं कि आप पर जो एफआईआर हुई पूरी तरह अगर झूठी है तो क्या आपके पास कोई एविडेंसेस हैं। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं उसके कि ये मामला मेरे अगेंस्ट नहीं बनना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन पे जरूर जाना चाहिए। बट सभी मामलों में क्वेश्चन कर दिया जाए ऐसा होता नहीं है, बहुत कम मामले हैं जिन्हें क्वेश्चन किया जाता है। जब भी आप क्वेश्चन में जाते हैं या कोई भी जब मामला होता है तो उसमें यह देखा जाता है कि मामला सीरियस नेचर का है या नहीं, मामला कोई हीनियस क्राइम का तो नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है कि चीटिंग फोर्जरी का मामला होता है, आप क्वेश्चन में जाते हैं बट आपके पास अपने कोई डिफेंस होते नहीं है, तो इसी वजह से आपका मामला क्वेश्चन हो नहीं पाता है। कोई भी मामला अगर आप देखते हैं एफआईआर आप पर दर्ज हुई है तो तभी जाएं जब आपके पास स्ट्रांग कोई चीजें बोलने के लिए हो। ऐसे ही जाएंगे तो क्वेश्चन होगा नहीं, वो सीधा बोलेंगे कि ट्रायल फेस कीजिए, ट्रायल में क्लियर हो जाएगा कि आप दोषी हो या नहीं हो। तो दोस्तों, कई सारे मामलों में सिर्फ इसलिए भी मामला क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि आप सही तरह से हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं करते हो। बेशक हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, बट इसका मतलब यह नहीं कि जो भी कोई मामला हो उसको लेकर सीधा आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे और जाकर क्वेश्चन में चले जाओगे। आप मामले को देखिए, आप एक्यूज हैं, उस मामले को बेहतर जानते हैं, आप वकील साहब से बेहतर जानते हैं, बेहतर तरीके समझाएंगे। सारे फैक्ट्स आप अगर अपने वकील साहब को बताएंगे तो वही सारे फैक्ट आपके वकील साहब कोर्ट में जाकर पेश भी करेंगे। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जितने भी मामले होते हैं, आप क्या कीजिए कि अगर आपको लगता है क्वेश्चन के चांसेस कम है तो जैसे ही आपके केस का ट्रायल चलेगा, चार्जशीट जैसे ही फाइल आपकी होती है, अगर आप जेल में हैं तो जेल में जैसे ही है 207 की कंप्लायंस बोलते हैं, चार्जशीट को मिलना, सारे पेपर्स को देखना, सारे पेपर को देखने के बाद में आपको चार्जेस पर बहुत ही स्ट्रांगली आर्ग्यू करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांगली। हो सकता है कि वहीं से आप डिस्चार्ज हो जाएं, और अगर चार्जेस फिर भी लग गए और आपको लगता है कि मेरा
मेरा केस नहीं बनता है तो इसी मामले को रिवीजन में चले जाइए हाई कोर्ट और बोलिए कि चार्जेस लगा दिए गए हैं, बिकॉज जो चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पर चार्जेस को ऑल्टर किया जा सकता है। जब आप केस का ट्रायल चल रहा है आप उस केस से निकल सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाने का भी प्रोविजन है। आपको अरेस्ट से बचना है, एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, सेशंस कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। बेल मिलने के बाद आप क्वेश्चन लगा दीजिए। या तो आप क्वेश्चन से पहले बेल ले लीजिए, या फिर आपको लगता है मैं बेल नहीं लेना चाहता, सीधा क्वेश्चन पे जाऊंगा तो क्वेश्चन पे चले जाइए। तो सभी रेमेडीज आपके पास है। अगर किसी फर्जी मामले में, किसी फेक मामले में अगर आपका नाम आया है तो क्वेश्चन जाना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल भी लगानी चाहिए, और अगर जेल में है तो चार्जेस पर आर्गुमेंट करना चाहिए, चार्जेस को ही डिस्चार्ज करने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने क्वेश्चन के बारे में आपको बताया आपको समझ आया होगा, और कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।